हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल क्लासेस में। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो से पोएम्स को पढ़ रहे हैं, तो पोएम्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम नंबर 4। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक सुंदर वस्तु। और जिस शख्स ने ये पोएम लिखी है, यानी जिस शख्स ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपको ये पोएम पढ़ा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं और आप सभी को पढ़ने का मौका दिया है इस पोएम को, तो आइए उस महान शख्स की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, पोइट्स कॉर्नर में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोइट्स कॉर्नर है। तो आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स को जाना जाता है रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी उनका जन्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1795, यानी 1795 में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म जो हुआ था वो मूर गेट में हुआ था, जिसको अब फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है। लंदन में, इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे। डेथ उनकी हुई थी 1821 में, यानी मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इम्पोर्टेंट वर्क्स उनके जाने जाते हैं। सबसे बड़ा उनका जो वर्क था वो था एंडीमियन, और उसके बाद फिर उनका वर्क आता है हाइपीरियन। जो हाइपीरियन था उनका इनकम्प्लीट एपिक था, और फिर भी इस इनकम्प्लीट एपिक ने उनको बहुत ही फेम दिलाया था, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे इसकी वजह से। उसके बाद फिर वो बहुत बड़ी एक श्रृंखला लेकर के आए थे, ओड की श्रृंखला थी। उन्होंने बहुत सारे ओड्स लिखे थे, जिससे जॉन कीट्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था उनका वो। अब यहाँ पर जो हम आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी पोएम है, ये उनके बड़े वर्क यानी बड़ी कविता उनकी एंडीमियन की ओपनिंग लाइंस हैं, जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका जान लेते हैं एंडीमियन का। एंडीमियन जो कविता उन्होंने लिखी थी, उनकी शुरुआती लाइंस जो है हमारे यहाँ पर पोएम है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इस एंडीमियन पोएम में एक यूनानी कथा है, और उस यूनानी कथा में क्या होता है कि एक पोएट होता है जो सेफर्ड होता है, गडरिया होता है, और वो माउंट लेटमोस पर रहता है, यानी लेटमोस पर्वत के ऊपर रहता था। और उसको एक दिन सपना आता है, और सपना आता है गॉडेस मून का सपना आता है, यानी चंद्रमा की देवी का उसे सपना आता है। और वो उसको इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि उस कवि को, सेफर्ड कवि को, उस एंडीमियन में दिखाई जाने वाली मून गॉडेस या गॉडेस मून कहिए, उसका नाम था सिंथिया। तो उससे उस सेफर्ड कवि को मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और वो उसको पाने की लालसा में, पाने की इच्छा में जंगल में इधर से उधर भटकता रहता है। जिस प्रकार रामायण में आपने देखा था कि जो हमारे लॉर्ड राम हैं वो सीता को ढूंढने के लिए वन वन में इधर उधर भटकते थे, और कभी किसी पेड़ से पूछते थे, कभी किसी पर्वत श्रृंखला से पूछते थे। और एक कवि ने उनके बारे में लिखा है कि जैसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, देखी क्या तुमने सीते मृग नैनी। तो उसी प्रकार की हालत जो है हमारे उस सेफर्ड पोएट की है। तो आइए उस एंडीमियन पोएम की जो ओपनिंग लाइंस हैं, जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बुक में, फ्लेमिंगो बुक में पोएम का रूप लेती है, तो उसको स्टडी करते हैं। तो आइए पोएम की तरफ रुख करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर आप लाइन टू लाइन पढ़ाइए, तो आज हम लाइन टू लाइन आपको पोएम जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पोएम की जो शुरुआती लाइंस हैं वो आती हैं हमारे पास में। कवि शुरू करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी ये पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर वस्तु एक सदा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इसकी सुंदरता जो है, यानी सुंदर वस्तु की बात कर रहे हैं कवि। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार और देखिए, बिल्कुल शुरुआती लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस गोज ऑन, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस,
यह नथिंगनेस में नहीं पास होती है, कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। इसका मतलब है कि एक सुंदर वस्तु कभी भी मरती नहीं है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब देखिए बावर क्या होता है। बावर बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है हमारे कवि जॉन कीट्स ने। बावर का मतलब होता है कि जैसे कोई पेड़ होता है और पेड़ के नीचे जो छाया बनती है, तो उस छाया में जो प्लेजेंट प्लेस होता है, जो सुखद स्थान होता है, उसको बावर कहा है कवि ने। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा सुखद स्थान छोड़ती है एक सुंदर वस्तु। एंड ए स्लीप, और जिसमें हम सोते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसे मधुर सपनों के साथ में हम सोते हैं ऐसे सुखद स्थान में। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जहाँ पर जिसमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हमारी सांसों में मतलब एक चैन होता है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो यहाँ पर कहता है टुमारो को कवि, कि इसीलिए हम हर एक सुबह को आर वी रीथिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए लगातार फूल माला जो है गूंथते रहते हैं। यानी एक फूल में दूसरा फूल जोड़ करके हम एक माला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, फूलों की सुगंध हमें खुशबू पसंद होती है और फूलों का हम चुनाव करते हैं, माला बना लेते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो उसी प्रकार से सुंदर वस्तु जो है उससे जुड़ने के लिए, हम पृथ्वी से जुड़ने के लिए उनका कलेक्शन हम करते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी घोर निराशा के बावजूद भी, ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, यानी अच्छे आदमियों की कमी, अच्छे मानवों की कमी के बावजूद भी, ऑफ नोबल नेचर, यानी अच्छे व्यवहार वाले व्यक्तियों की कमी के बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, दुख भरे दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे गलत सलत तरीकों को ही इस्तेमाल कर लिया हो, तो कवि यहाँ पर जो हमें बताना चाह रहे हैं, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज का मतलब है गलत सलत तरीके जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब आजमा लेते हैं, अपना लेते हैं गलत तरीका, तो उससे जो हमें दुख होता है, जो निराशा आती है, मेड फॉर आर सर्चिंग यस, कि उस स्थिति में भी हम सुंदर वस्तु की तलाश करते रहते हैं और अपनी तलाश को हाँ में बदलने की कोशिश करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी जो मतलब गलत तरीका हमने अपनाया है और उस गलत तरीके से हमें जो दुख हुआ है, और उन सब चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी कुछ सुंदर वस्तु आवरण को हटा देती है, यानी पर्दे को हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी हमारी काली आत्मा से, डार्क स्पिरिट से आवरण को हटा देती है। अर्थात जो हमारी आत्मा दुखी है उन सब तरीकों से, जो हमने गलत तरीका अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया था, उसकी वजह से हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो उस स्थिति में भी, उन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ सुंदर वस्तुएं हमारी काली आत्मा से पर्दे को हटा देती हैं, अर्थात हमें वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आनंद प्रदान करती हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब कवि कहते हैं कि वो सुंदर वस्तु, यानी कवि के अनुसार जो सुंदर वस्तुएं हैं वो प्रकृति की हैं, यानी प्रकृति को सुंदर वस्तु मानते हैं, प्रकृति की चीज़ों को। और वो कहते हैं कि सच द सन, इस प्रकार से जैसे सूर्य होता है, द मून चंद्रमा होता है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो सुंदर वस्तु होती हैं। स्प्राउटिंग सेडी बून, और एक सेडी बून जो है यानी एक छाया का वरदान प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप, एक साधारण सी भेड़ को भी एक छाया का वरदान प्रदान करते हैं जो पेड़ पौधे, अर्थात जो भेड़ है वो बिल्कुल साधारण है, उसमें कोई ताकत नहीं होती, बेचारी बिल्कुल सिंपल होती है, उसको भी छाया का वरदान प्रदान करने वाले वो पेड़ पौधे, वो भी सुंदर वस्तु में आते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी प्रकार से डैफोडिल्स होते हैं, पीले नरगिस के फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस जंगल में वो रहते हैं, यानी ग्रीन वर्ल्ड में, जिस हरे भरे संसार में, यानी अर्थात जंगल में जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, और जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं वो जहाँ से भी गुजरती हैं अपने लिए एक ठंडा वातावरण बनाती चली जाती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, ग्रीष्म ऋतु के खिलाफ भी,
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जंगल के बीचों बीच, रिच विद स्प्रिंकलिंग, जो गुच्छा होता है फूलों का, एक मस्क रोज बताया गया है, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी जंगल के बीचों बीच बिल्कुल तपती हुई गर्मी में जो मस्क रोज यानी गुलाब की एक किस्म होती है मस्क रोज, और उसका फूलों का जो गुच्छा होता है वो पूरे जंगल में क्या करता रहता है, वो स्प्रिंकलिंग यानी जो अपनी खुशबू है उसको फैलाता रहता है। तो ये भी एक सुंदर वस्तु है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और उसी प्रकार से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों के लिए हम शान शब्द को जोड़ते हैं, यानी ग्रैंडियर शब्द को जोड़ते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, यानी माइटी डैड भी यहाँ पर हमारे पूर्वजों को कहा गया है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लिए पूरी मेहनत करके हमें इस स्टेज तक पहुँचा करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही हीरोइक कार्य किए और हमें इस मुकाम तक पहुँचा करके वो गुजर चुके हैं, और उनके बारे में माना जाता है, यानी हम कल्पना करते हैं, वी इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, यानी हम उन शक्तिशाली पूर्वजों के बारे में कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, अब कल्पना क्या करते हैं, कल्पना ये करते हैं कि वो स्वर्ग में रह रहे हैं और वहाँ पर सुंदर वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, तो ये हम कल्पना करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, फिर कहते हैं कवि, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो सभी कथाएं जो भी हमने पढ़ी हैं, जो भी हमने सुनी हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी वो सभी कथाएं, वो सभी कहानियाँ, जो कुछ भी, जो कोई भी कहानी, जो कोई भी कथा हमने सुनी है या जो कोई भी कथा हमने पढ़ी है, वो कथा एक फव्वारे के समान होती है जो स्वर्ग के किनारे से अमृत हमारे लिए उड़ेलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारी जो पोएम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ख़त्म होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज की पोएम जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आए थे वो आए थे कि सर लाइन टू लाइन पढ़ाइए, तो मैंने आज कोशिश की है आज की पोएम को आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने की। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आपको इस तरह से लाइन टू लाइन पढ़ना पसंद है या फिर आप जैसे मैं पहले से पढ़ा रहा था समरी, आप समरी पढ़ना पसंद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए।